हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। माय नेम इज़ मोहक रहतानी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वेरी स्पेशल एंड वेरी रिक्वेस्टेड वीडियो फ्रॉम स्टूडेंट्स, जो कि थी कि हाउ वी कैन स्कोर 35 प्लस क्वेश्चन इन पेपर 1 यूजीसी नेट। अच्छा, क्यों 35 प्लस क्वेश्चन हमें करने हैं इस वीडियो में जानते हुए चलेंगे, और ये वीडियो 2 पार्ट में रहने वाली है, तो आप आराम से और इत्मीनान से समझते हुए चलिएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ अपने बारे में। माय नेम इज़ मोहक रहतानी। आई एम JRF क्वालिफाइड विद 99.91 परसेंटाइल with All India rank 62. I have qualified UGC NET for 2 times and I qualified this exam with my job. I have done my BCom from Delhi University and I have also completed my MCom from IGNOU. तो चलिए जल्दी जल्दी अब आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं। हाउ टू स्कोर 35 प्लस क्वेश्चन इन पेपर 1 यूजीसी नेट। अभी देखिए, मैंने इस वाली वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड करा है। तो पहले हम फर्स्ट 5 यूनिट्स के लिए स्ट्रैटेजी समझते हुए चलेंगे एंड देन फिर हम अपनी लास्ट 5 यूनिट्स के लिए स्ट्रैटेजी समझते हुए चलेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा नेट का सिलेबस है, इसमें जो आपकी आती हैं ये आपकी आती हैं 10 यूनिट्स। टोटल की कितनी आती हैं? 10 यूनिट्स। सो 10 यूनिट्स का मैंने ब्रेकअप, ये जो है 5 यूनिट्स जो हमारी होंगी ये हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे, और जो नेक्स्ट 5 यूनिट्स होंगी ये हम आपका देखेंगे सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तो चलिए। तो मैंने कुछ कुछ चीज़ें जो अपने एक्सपीरियंस से पाई और रियलाइज़ किया कि 35 प्लस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको जो है अपना पहले सिलेबस पता होना चाहिए। बिकॉज आपको सिलेबस नहीं पता होगा ना, तो आप उसको उस तरीके से टारगेट ही नहीं कर पाओगे। होता क्या है, बच्चे बिना सिलेबस पढ़े पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और फिर बाद में कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं उसको लेकर के। तो मैं आज आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाते हुए चलूँगा। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो यूनिट टारगेट करने वाले हैं वो है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आप देखोगे कि लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के हर बार चांसेस रहते हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, और ये बहुत रिपीटेड पाया गया है। ये आपको कैसे पता चलता है? जब आप PYQs अटैम्प्ट करते हो, जब आप PYQs देखोगे ना, तो आप रियलाइज़ करोगे कि मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल के क्वेश्चन आते हैं। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो, जनरली जो मेमोरी से होता है वो आपका होता है रट्टाफिकेशन, यानी आपका रिकॉलिंग पावर देखते हैं कि आप उनको रिकॉल पर कर पाते हो या नहीं। जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें हम देखते हैं कि हम रिलेशनशिप देखते हैं कि हम रिलेशनशिप चीज़ों के बीच में देख पा रहे हैं या नहीं। और जो हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल होती है वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग कही जाती है। क्या कही जाती है? हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, जिसमें हम क्या कर पाते हैं? एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। हम क्या कर पाते हैं? एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन आवर ओन, ऑन आवर ओन। ठीक है, तो अब आप समझ रहे हो किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप PYQs जब भी उठा के देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि इससे रिलेटेड में ये मेमोरी दिया किसने है, अंडरस्टैंडिंग किसने दिया है, रिफ्लेक्टिव किसने दिया है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दैट इज़ वाई आपको सिलेबस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितना आप जल्दी सिलेबस को समझोगे उतना ही ईजिली आप स्कोर कर पाओगे। सो पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ। जो टीचिंग यूनिट है इससे आप लगभग 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये जनरली कम ऊपर होते रहते हैं, कई कबार किसी यूनिट से ज़्यादा आ जाते हैं, किसी यूनिट से कम आ जाते हैं, बट 5 क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड फॉर ईच यूनिट। ठीक है, तो चलो मैं इसमें आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बट जो बताऊँगा बिल्कुल स्पेसिफिक बताऊँगा जो आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंट एंड एडल्ट लर्नर्स। 2 तरीके के लर्नर होते हैं। एक होते हैं एडोलसेंट, जो कि आप 15-16 की एज वाले होते हो, और एक जो होते हैं एडल्ट लर्नर, जैसे कि हम लोग हैं, जो कि PhD के लिए एस्पायर कर रहे होते हैं। तो इन लोगों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। फिर जो आपका है ये एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि विच आर दी एकेडमिक फीचर्स ऑफ टीचर्स ऑफ लर्नर, एंड व्हाट आर दी सोशल कॉम्पिटेंसीज ऑफ लर्नर, व्हाट आर दी इमोशनल कॉम्पिटेंसीज ऑफ लर्नर, व्हाट आर दी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज ऑफ लर्नर। तो ये वाले क्वेश्चंस भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे PYQs तो बहुत पूछे जाते हैं। तो ये इनमें बहुत माइनर डिफरेंसेस होते हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं।
अभी जो आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलेटेड टू टीचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जनरली एक दो बार क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे हैं जो आपके आते हैं, ऐसे टीचिंग से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं और लर्नर से रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं, इसको आपको डिफरेंशिएट करना होता है। मतलब आपसे या तो पूछा जाएगा कि टीचर के इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, और उसमें एक आध ऑप्शन आपको लर्नर के भी दे दिए जाएंगे। तो आपको डिफरेंशिएट करके टीचिंग वाले को मैच करना होगा। जैसे ए में ये आपको मान लीजिए ऐसे 5 ऑप्शन दे दिए, इसमें से आपका जो ए है उसमें वो टीचिंग के रिलेटेड फैक्टर डाल देगा, इसमें लर्नर से रिलेटेड डाल दिया, इसमें लर्नर से रिलेटेड डाल दिया, इसमें टीचर से डाल दिया, इसमें टीचर से रिलेटेड डाल दिया। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ए डी ई इज़ द राइट ऑप्शन, बिकॉज वो सारे टीचर से रिलेटेड ऑप्शन रहेंगे। अब हम आते हैं और भी चीज़ें समझते हैं। ये जो सपोर्ट मटेरियल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि किस तरीके के सपोर्ट मटेरियल। अच्छा, आजकल इससे क्वेश्चंस भी बहुत आने लगे हैं। जैसे आपके ये जो टीचिंग एड्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। जो टीचिंग एड्स होते हैं, जैसे आप ये प्रोजेक्टर्स हो गए, प्रोजेक्टर से आजकल पढ़ाते हैं टीचर्स, और फिर आपकी स्लाइड्स हो गई, है ना, और फिर आपके ये हो गए एपीडायास्कोप हो गए, एपीडायास्कोप हो गए, और 3D मॉडल्स होते हैं, और क्या बोलते हैं आपके ये 3D मॉडल्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके के टीचिंग एड्स में आपको डिफरेंसेस देखने पड़ेंगे कि कौन से टीचिंग एड्स हैं और कौन से टीचिंग एड्स नहीं हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं, ये समझते हैं जो आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग है, इंस्टीट्यूशन ऑफ ये टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल। जैसे टीचिंग कैसे आ रहे हैं मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे टीचर सेंटर्ड कुछ मेथड्स होते हैं जो आपके होते हैं, ये लेक्चर, जैसे लेक्चर मेथड पूरा टीचर सेंटर्ड है। क्यों? क्योंकि वन वे इन्फॉर्मेशन है। कैसे वन वे है? टीचर लेक्चर दिए जा रहा है, आप सुने जा रहे हो। जैसे अभी ये जो लेक्चर ये चल रहा है आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये भी वन वे ही है, क्योंकि आप लोग तो मुझे रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वन वे जा रही है, यानी मेरे थ्रू आप तक पहुँच रही है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से स्टूडेंट सेंटर्ड कैसे हो सकते हैं? स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड्स और टीचर सेंटर्ड मेथड्स भी पूछता है। जैसे स्टूडेंट सेंटर्ड हो गए आपके कि जिसमें आपको सब आपके हाथ में है। जैसे आपको प्रोजेक्ट बेस दे दिया कि आप खुद से प्रोजेक्ट करके लाओ, इसमें सारी इन्वॉल्वमेंट आपकी खुद की होगी, जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो आपकी खुद की है। टीचर उसमें कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, आपको अपने आप से करना है जो करना है। तो इनके बीच के डिफरेंसेस भी पूछता है कि कौन से टीचर सेंटर्ड मेथड्स हैं और कौन से आपके लर्नर सेंटर्ड मेथड्स हैं। फिर ये थोड़ा थोड़ा ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आजकल। जो ये स्वयं हो गए, स्वयं प्रभा हो गया, मूक्स हो गया। मूक्स इज़ आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अच्छा, ये वाली चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वाली जो चीज़ें हैं आपकी, ये वाली आपका हायर एजुकेशन का भी पार्ट बनती है। किसका पार्ट बनती है? हायर एजुकेशन का। तो इनके आने के चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप PYQs करते हुए आए हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे इन का क्वेश्चन जनरली हर बार कुछ ना कुछ आ जाता है। इवन इस बार भी आया था पेपर में, स्वयं और स्वयं प्रभा हमें देखने को मिला था। ठीक है, और जो ये आपका है ट्रेडिशनल मॉडर्न एंड ICT बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। अच्छा, इसमें आप देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। जैसे कि जो टीचिंग है उसमें से ट्रेडिशनल मेथड कौन से हैं, मॉडर्न मेथड कौन से हैं, और नए तरीके के मेथड कौन से हैं। जैसे कि आपके पहले के मेथड्स हुआ करते थे टीचिंग के, एक ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने पढ़ाना शुरू कर दिया और आप उससे समझ लेते थे। ठीक है, और आजकल हम ICT बेस्ड मेथड्स भी आ गए हैं, जिसमें आपका जैसे ये एक फ्लिप्ड क्लासरूम होता है, इसके बारे में भी आप जानेंगे। ठीक है, और जो आपका ये डिजिटली बेस्ड हो गया, जैसे स्वयं है, स्वयं भी आपका डिजिटल बेस्ड है। ठीक है, इस तरीके के आपको डिफरेंसेस देखने हैं यहाँ पे भी। अच्छा, इवैल्यूएशन सिस्टम, यहाँ पे आपका ज़्यादातर ये इससे क्वेश्चन आता है। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इस बार भी आया था, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, मेरे शिफ्ट में ही आया था जिसमें CBCS की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसको ज़रूर पढ़ लेना, बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आता है, और इससे क्वेश्चन इसके डिसिप्लिन से भी रिलेटेड आता है कि इसके अंदर कौन से कोर्सेज होते हैं। जैसे आपका इलेक्टिव हो गए, इलेक्टिव कोर्सेज इसके वो भी आपको देखने होंगे।
ठीक है, तो ये था ऑलमोस्ट टीचिंग से रिलेटेड। अगर आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कर लोगे तो ऑलमोस्ट आप यहाँ से अच्छे क्वेश्चन उठा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकते हो। जनरली टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको फुल उठाने चाहिए 5/5, बिकॉज यहाँ पे आप इजीली कर सकते हो, बिकॉज ये यूनिट ऐसी है जिसमें आप क्योंकि आपको 35 प्लस जाना है तो कुछ आपको यूनिट्स ऐसी बनानी होंगी जहाँ पे आपको फुल टारगेट करने पड़ेंगे। तो ये उनमें से एक ऐसी यूनिट है जिसको आप ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा और आराम से होते हुए जाइएगा, बिकॉज यहाँ से आप पूरे 5 उठा सकते हो। ठीक है, तो एक यूनिट हमने यहाँ से कवर कर ली। अब हम देखते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड को। जो रिसर्च एप्टीट्यूड है इसमें आपका ये मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो रिसर्च है इसमें आपका ये मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। रिसर्च की मीनिंग क्या है, किस तरीके की रिसर्च होती हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये रिसर्च जानना क्यों ज़रूरी है, ये आपको मदद करेगा पीएचडी में भी। किस में मदद करेगा, पीएचडी में भी। इसलिए ये टॉपिक आप जितना अच्छा हो सके उतने अच्छे से अपने आप प्रिपेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि कहीं पे भी आप पीएचडी एंट्रेंस दोगे ना तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट हर जगह पीएचडी के टेस्ट में पूछा जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी वेरी। आप किसी भी स्ट्रीम के हों ये आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको आने वाले 5 सालों में पीएचडी ही करनी है और ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके एक ये आते हैं आपके पॉजिटिविज़म एंड पोस्ट पॉजिटिविज़म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो अप्रोचेस हैं, जैसे पॉजिटिविज़म जो आपकी अप्रोच है ये आपकी क्वांटिटेटिव अप्रोच है। कैसी अप्रोच है, क्वांटिटेटिव, थोड़ी सी नहीं पूरी ही है क्वांटिटेटिव, सॉरी। एंड जो आपकी पोस्ट पॉजिटिविज़म है ये आपकी क्वालिटेटिव अप्रोच है, क्वालिटेटिव अप्रोच। अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके भी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेता है डिफरेंशिएटेड की कौन सा पॉजिटिविज़म का पार्ट है और कौन सा पोस्ट पॉजिटिविज़म का नहीं है। इसमें जनरली मैंने नोट करा है कि आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा ऐसे 1 2 3 4, और इसमें से आपको पता लगाना होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेथड्स ऑफ रिसर्च। इसी में से रिसर्च में से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं कि रिसर्च किस तरीके की होती है। जैसे अब यहाँ पे दी हुई है एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। रिसर्च चैप्टर बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, ठीक है, तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इस चैप्टर को, क्योंकि मुझे भी टाइम लगा था इसको समझने में। बहुत ही माइनर डिफरेंसेस होते हैं, बहुत ही कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं। यहाँ का मैं यहाँ के लिए आपको एक गोल्डन रूल लिख के दे देता हूँ, यही कि हमेशा यहाँ पे कीवर्ड्स पकड़ने हैं आपको। क्या पकड़ने हैं, कीवर्ड्स। हर एक के अपने एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का नाम लिखा, अब जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है इसके की फीचर्स क्या हैं, एक तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक आपका कंट्रोल, एक आपको यहाँ पे कंट्रोल देखना पड़ेगा कि आप कंट्रोल कर पाओ वेरिएबल्स को, ठीक है। और यहाँ पे आपके एक्सट्रॉनस वेरिएबल्स का इफेक्ट नहीं आना चाहिए आपकी रिसर्च पे। तो इफ़ यू आर एबल टू डू, इफ़ यू आर सीइंग ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात कर रहा है, ठीक है। तो और जैसे आपका हिस्टोरिकल हो गया, हिस्टोरिकल आपकी रिसर्च में आती है क्वालिटेटिव में। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है मैनिपुलेशन, कि आप मैनिपुलेशन कर सकते हो अपने कंटेंट के साथ। जैसे कि सपोज़ करो कोई आपने मम्मी देखी, अब जो आपकी वो मम्मी है उसको आप उसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हो, आगे पीछे घसका के कुछ उसमें केमिकल्स यूज़ करके चेक कर सकते हो, तो मैनिपुलेशन पॉसिबल है। इस तरीके के क्वेश्चन इतने डीपली भी जा करके पूछे जाते हैं, तो एक एक रिसर्च आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को पहचानना कि कौन सी रिसर्च क्वालिटेटिव है, कौन सी क्वांटिटेटिव है। तो ऐसी चीज़ों का आपको डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, तभी आप इस यूनिट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। फिर स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई करते हो प्रॉब्लम को। इससे क्वेश्चन आता है हर बार आता है। पहले आप आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप जो अपने, जैसे अगर आपकी क्वांटिटेटिव है तो हाइपोथेसिस बनाना होती है आपको, फिर आप रिसर्च का फ्रेम डिज़ाइन बनाते हो, फिर आप उसमें से टूल्स यूज़ करते हो, स्टैटिस्टिकल टूल्स, फिर वहाँ से आप डेटा कलेक्शन करते हो,
तो इस तरीके की चीज़ें, फिर डेटा कलेक्शन के बाद जब रिज़ल्ट आते हैं, रिज़ल्ट लेते हो, फिर उसका एनालिसिस करते हो, फिर एनालिसिस के बाद आप रिपोर्ट राइटिंग करते हो। तो इस तरीके के स्टेप्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नाउ अब हम आ जाते हैं थीसिस की तरफ। थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, इसका बहुत आता है ये फॉर्मेट एंड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। जैसे कि इससे उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, मेजरली आपको ये तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें एकदम, मतलब जो होता है ना फिक्स, अच्छे से रटी होनी चाहिए। रटना मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअली आप बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। मतलब आपको नींद में से भी उठा के पूछ देना तो आपको इन रिसर्च के डिफरेंसेस पता होने चाहिए, ठीक है। और ये इनसे जो क्वेश्चन आते हैं फॉर्मेट से, जैसे आपका एपीए से आ जाएगा, एपीए क्या होता है, एमएलए क्या होता है, ठीक है। ये वाली चीज़ों से आते हैं ज़्यादातर कि किस तरीके की रेफरेंसिंग होती है। थीसिस आर्टिकल राइटिंग से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा थीसिस है, कौन सा रिसर्च फॉर्मेट है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। और फिर ये आपका एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि आईसीटी का इस्तेमाल अगर आप रिसर्च में करते हो तो किस जगह पे कर सकते हो। जैसे डेटा कलेक्शन के लिए आप आईसीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो आपको चीप भी पड़ेगा यूज़ करना। अगर आप पेपर भेजोगे किसी को तो आपको दिक्कत होगी, अगर आप डिजिटली आजकल सब भेज ले रहे हो तो आपकी कॉस्ट भी नेग्लिजिबल आती है, कोई आपको कॉस्ट नहीं लगती रिसर्च करने में भी। तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं। और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च एथिक्स, यू क्योंकि यूजीसी ऑल्सो प्रमोट्स की रिसर्च का कल्चर बहुत अच्छे से मेंटेन रहे, बिकॉज हम चाहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हमारी रिसर्च हो। तो जब हमारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिसर्च होगी तो वहाँ पे एथिक्स के बहुत वो उठते हैं कि हम कॉपी कर रहे हैं, प्लेजरिज्म कर रहे हैं। तो हमें वो एथिक्स को अपनाना है कि हम एथिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखें, वी डू नॉट मैनिपुलेट अवर रिसर्च, फैब्रिकेशन ना करें, कुछ फॉल्सिफिकेशन ना करें, कुछ अपने जो पार्टिसिपेंट है रिसर्च को उनको कुछ गलत चीज़ें ना बताएं, या अपने फेवर में रिज़ल्ट लाने के लिए चीज़ें ना बताएं। तो ये वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना। अनदर यूनिट जिसमें आपको 5 में से 5 स्कोर करना चाहिए, 5 में से 5 स्कोर करना चाहिए। अगर आप एक कम भी कर जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 से कम में तो बिल्कुल नहीं जाना है इस यूनिट में, ठीक है। तभी आप स्कोर अपना अच्छा बना पाओगे। देखो मैं एकदम एक एक चीज़ डिटेल में क्यों लेके जा रहा हूँ, मैं बहुत जल्दी भी वीडियो ख़त्म कर सकता हूँ, बट उससे होता क्या है, आपको समझ कुछ नहीं आएगा। आप बस फटाफट समझ के निकल जाओगे, मैं कुछ ट्रिक्स बता दूँ ये कर लो वो कर लो, पेपर उससे नहीं क्लियर होगा। पेपर क्लियर होगा एक एक पॉइंट को अच्छे से अपने माइंड में सेट करने से। अब आप देख सकते हो मैं इतना सब बिना देखे ये लिख पा रहा हूँ, क्यों लिख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ को समझा है अच्छे से, एक एक चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। अब मेरे को इसके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ा बैठ करके कि मैं आपको समझा पाऊँ, क्योंकि मुझे खुद ये चीज़ें आती हैं, तो मुझे पता है कि किस चीज़ में से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और बहुत सारे मॉक देने के बाद आई नो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस एग्जामिनर भी पुट अप कर सकता है, तो मैं भी आपको उसी तरीके से समझाता हुआ चल रहा हूँ। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम थर्ड यूनिट जो है हमारी कम्युनिकेशन। थोड़ी वीडियो लंबी होगी बट आई प्रॉमिस यू, जब आप यहाँ से जाओगे यू विल गेन गुड नॉलेज, और इसके बाद जब आप अपने आप को देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए कम्युनिकेशन में आता है आपका ये मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन जैसे रिसर्च में था कि आपको पता होना चाहिए कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पता होना चाहिए, वर्बल एंड नॉन वर्बल में डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ से बहुत आते हैं, यहाँ से अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें आना शुरू होती है। देखो एक आपके आते हैं ये काइनेसिक्स, ठीक है। फिर यहाँ पे से आपके क्वेश्चन पूछता है पैरा लैंग्वेज से, ठीक है। मैं आपको जो ये टॉपिक लिख रहा हूँ ये आपको पता होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ये ऑब्जर्व चीज़ें हैं। एक आपकी ये सब डिफरेंसेस पता होना चाहिए, हैप्टिक्स, क्रोनेमिक्स, ये सब जैसे आपकी टच हो गए, हैप्टिक्स मींस। फिर ये टाइम की स्टडी हो गई, फिर आपकी ये प्रोक्सेमिक्स हो गई जो आपकी स्पेस की स्टडी है, ठीक है। ये सब जो है आपके नॉन वर्बल का हिस्सा है, ये सब किसका हिस्सा है, नॉन वर्बल का। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, पैरा लैंग्वेज जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। चलिए ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आई थिंक काइनेसिक्स होता है बट स्टिल आप एक बार ये चेक कर लीजिएगा, क्रॉस कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स आपके आते हैं। फिर ये आपका हो गया इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप अगर देखोगे जो हमारा इंडियन कल्चर है वो है हमारा लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, और जो हमारा यूएसए है वहाँ पे होता है हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर। हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर कैसे, जैसे
इंडियंस होते हैं इमोशनल, हम लोगों को पता है सामने वाला क्या बोल रहा है। अगर सामने वाला खुश नहीं है हम ये भी जान जाते हैं क्यों खुश नहीं है, ठीक है। तो हमको वर्बली कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता, हम लोग इजीली लोगों के नॉन वर्बल जेस्चर से ही समझ जाते हैं। बट यूएसए में ऐसा नहीं है, राइटिंग में चलता है, सब कुछ एक्सप्लिसिट होना चाहिए, सब लिखा होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछता है कि कौन से स्टेट्स में कल आपका जो लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर होता है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे इफ़ेक्टिव मतलब हैम्पर होता है, या फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर आपका ये आते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कौन कौन से बैरियर्स हैं कम्युनिकेशन के। इसमें जो आपके आते हैं ज़्यादातर बैरियर्स आते हैं, ये आपके आते हैं सीमेंटिक बैरियर्स। कैसे आते हैं? सीमेंटिक। फिर आपके लैंग्वेज के बैरियर्स हो गए, फिर आपके ये फिज़िकल बैरियर्स हो गए, फिर आपके टेक्निकल बैरियर्स हो गए। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछता है। अच्छा, कम्युनिकेशन में यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट कम्युनिकेशन से मॉडल्स भी आते हैं। क्या आते हैं? मॉडल्स। देखो पेपर में मीनिंग टाइप बस सिलेबस में तो इतना दिया है, बट आपको थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी हर चीज़ में आता ही आता है, जो आप प्रीवियस पेपर से ट्रेंड में पता लगा सकते हो। जैसे वन वे मॉडल आता है आपका, ट्रांजैक्शनल मॉडल हो गए, ठीक है। ट्रांजैक्शनल हो गए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वन वे हो गए, ट्रांजैक्शनल हो गए, इंटरैक्टिव मॉडल्स हो गए आपके, ठीक है। और ये एरिस्टोटल के मॉडल हो गया आपका, शैनन वीवर हो गया, ठीक है। और आपका बर्लो का SMCR मॉडल हो गया। तो कम्युनिकेशन से इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और ये आप प्रीवियस ईयर्स को देख के एनालाइज ट्रेंड कर पाओगे। मेरा रीज़न है आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बताने का, क्योंकि जितना आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो मैंने इतना सब लिख दिया, तो इसका मतलब ये है ना कि आपको इतना जब पता होगा तभी आप पेपर में उतना अच्छे से स्कोर कर पाओगे और आप कॉन्फिडेंटली भी जा पाओगे। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना, जो कम्युनिकेशन है यहाँ पे 5 क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो आप यहाँ से पूरे 5 उठाने का ट्राई करना, बट यहाँ पे आप 3 से 5 के बीच में भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। मतलब आपको ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे कि थोड़ा आप 2 में फंस जाओगे, क्योंकि मैंने भी रियलाइज़ किया था, मेरा तो थोड़ा सा ये पोर्शन ऊपर नीचे रहा। बट इसमें थोड़ी मेहनत भी आप जितनी मर्जी कर लो ना, कई बार थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे ट्रिकी भी डालता है एग्जामिनर, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप सारे ही क्वेश्चन उठा लो। बट मेरा ये है कि अगर आप इसमें 3 से 4 के बीच में भी स्कोर कर रहे हो ना, तो वेल एंड गुड है। इसमें आप बहुत ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेके जाओ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि मतलब आप इसके लिए कोई डिफाइन नहीं कर सकते सिलेबस आने को। अब देखो, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि मीडिया, ये मास मीडिया लिखा है ना, मीडिया इज़ विच स्टेट। अब मीडिया हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ सोसाइटी होता है, विच इज़ फोर्थ, मतलब चौथा स्तंभ जिसे कहते हैं, पिलर ऑफ सोसाइटीज़ जो होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। इसके लिए आप अलग से प्रिपेयर नहीं कर सकते कि मैं बैठ के अब कम्युनिकेशन पे ही पूरी महारत हासिल कर लूँगा। अच्छा, एक मेरा यहाँ पे पॉइंट रह गया था, टीचिंग में भी जो आपके मॉडल्स हैं वो आते हैं, तो वो भी आप देखिएगा टीचिंग के मॉडल्स, ठीक है। जैसे ये आपके अफेक्टिव, एक ये आता है अफेक्टिव, कॉग्निटिव और साइकोमोटर वाले, साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और रह गई, ये जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, सबमेटिव असेसमेंट हो गया, डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो गया, और आपका क्राइटेरिया रेफरेंस CRT एंड NRT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा, बट ये आपका नीचे यहाँ मैं लिख देता हूँ, CRT NRT, इसके बीच के डिफरेंस पता होना चाहिए। क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस टेस्टिंग, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये आप जब प्रीवियस ईयर लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा। चलिए, अब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो कोई मेरी स्पेसिफिक वो नहीं है कि मैं जो आपको यहाँ पे समझा दूँ, प्रॉपर सा RC आएगा जितना ज़्यादा हो सके। इसको करने की ट्रिक यही है कि ट्राई टू अटेम्प्ट मोर RCs, ट्राई टू अटेम्प्ट मोर RCs, मतलब जितना ज़्यादा आप RC को अटेम्प्ट करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप एडवांटेज में रहोगे, क्योंकि बिना अटेम्प्ट करे तो आप कर ही नहीं सकते। मतलब ऐसा भी नहीं कर नहीं सकते, कईयों की इंग्लिश अच्छी होती है, मतलब आप क्योंकि 12th से करते हुए आ रहे हो तो आपको आइडिया लग जाता है। बट यहाँ के RCs ना आजकल थोड़े ट्रिकी आ रहे हैं, बिल्कुल सीधे सीधे नहीं आते। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड भी होते हैं कि आपको थोड़ा सा अगर टॉपिक के बारे में पता है तो आप इजीली आंसर कर लोगे। कुछ ऐसे होते हैं ना जो टॉपिक बेस्ड नहीं होते, बट उनके आंसर्स 2-3 जगह, मतलब आप पहली लाइन में ही सोचो कि मुझे मिल जाए कई बार आंसर, वैसा नहीं होता।
एंड एंड तक भी जाना पड़ता है। कई बार दो जगह पे आंसर हो सकता है, लेकिन आंसर एक जगह वाला ठीक होता है। जैसे स्टार्टिंग ऑफ पैसेज में आपने पढ़ा, आपको यहाँ पे कोई एक कीवर्ड मिल गया उसका, बट ज़रूरी नहीं है वो आंसर यहाँ पे हो सकता है वो उसका मेन आंसर नीचे हो, लेकिन आप इस कीवर्ड को यहाँ पे पाते ही तुरंत लगा देते हो और यहीं पे गलती होती है। ये मैंने बहुत केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद रियलाइज़ किया, जो मुझसे होती थी कि स्टार्टिंग में ही कई बार मैं वो कीवर्ड ढूंढ लेता था और वो आंसर नहीं होता, जनरली आंसर नीचे होता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें आप डेवलप करोगे ट्रिक्स, और ये आएगी आपको प्रैक्टिस से। ठीक है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस बहुत करना। अच्छा, यहाँ पे ना गुड स्कोर इज़ 5, ऑब्वियसली है 5 तो हर जगह रहेगा ही, बट ट्राई करना 4 तो कर ही दो, एटलीस्ट 4। और यहाँ भी अगर आप 3 तक भी रहते हो तो भी ठीक है, मतलब कोशिश तो करना 4 उठाने की। और 4 के ऊपर +5 तक जाते हो तो बोनस ही है, ये आपकी रैंक तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। बट अगर आप इतना भी कर रहे हो ना, 4 के ऊपर जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे कम में नहीं जाना, एटलीस्ट 4 तो ट्राई करने का। ठीक है, चलिए MR, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे डरावना टॉपिक बच्चों को लगता है। रीज़न बीइंग, बहुत लोगों ने मैथ्स छोड़ रखी होती है और मैथ्स देख के बहुतों को डर भी लगता है। मैं भी उनमें से एक था, ऑल्दो मैंने थोड़ी मैथ्स मेरी 12th में भी थी और कॉमर्स में भी मेरे पास थी, तो शायद मुझे थोड़ा सा उतना डर नहीं था। कह सकते हो मुझे डर तो लगता है मैथ्स से, बट स्टिल क्योंकि मैं इतना टाइम करते हुए आ रहा था तो मैंने इस चीज़ को लेके बहुत फियर नहीं बनाया अपने माइंड में कि मुझे पता था प्रैक्टिस तो पूरी लगेगी, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एक बार को आपको टीचिंग हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा, आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी शायद करवा दें, बट इसके लिए आपको लगेगा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना। जैसा मैंने कहा, बहुतों के पास मैथ्स नहीं होती तो वो डर के काम करते हैं, वो डर आपको सबसे पहले मिटाना है अपने अंदर से। अगर आप वो डर मिटा लोगे तो मैथ्स में आप फुल बटा फुल स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है फुल स्कोरिंग वाला। ठीक है, और अब यहाँ से क्वेश्चंस बड़े अनडिफाइंड है, यहाँ से क्वेश्चंस आपके कई बार 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, 7 भी आ जाते हैं, कई बार कम भी आ जाते हैं, 4, 3, डिपेंड करता है। जनरली वैसे जैसा मैंने कहा स्टैंडर्ड तो 5 ही है। अच्छा, इसमें ना 2 यूनिट्स है, लोगों को लगता है कि खाली मैथ्स है, यहाँ पे रीजनिंग भी है, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि रीजनिंग से जो आपके जो नंबर सीरीज़ हो गए, क्या क्या आते हैं टॉपिक आपके, नंबर सीरीज़ हो गए, कोडिंग हो गई। ठीक है, कोडिंग जैसे आपके ये एक ए होता है 1, बी होता है 2, तो ऐसे करके इसके रिलेटेड आपको एक कोड बना देगा, इफ़ यू के इज़ रिटन एज समथिंग एंड, तो बाकी आपका जर्मनी को क्या कहेंगे, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि अगर आपने ए को बी बोला है, बी को सी बोला है, तो फिर ऐसे तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग भी है इसमें। ठीक है, ये आपको याद रखना है, खाली मैथ्स नहीं है, रीजनिंग एप्टीट्यूड भी है। जैसा मैंने रीजनिंग आपको ये समझा दी, नंबर सीरीज़, कोडिंग हो गई, और यहाँ पे से आपके वो भी बनते हैं, ये जैसे ये देखिए, कोड्स एंड रिलेशनशिप, लेटर सीरीज़, ये रिलेशनशिप बनते हैं, ए इज़ फादर ऑफ बी, ठीक है, बी इज़ फादर ऑफ सी, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन पे भी थोड़ा अच्छे से समझने की ट्राई कीजिएगा। फिर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है मैथ्स का एरिया मेजर। तो यहाँ पे आपको फ्रैक्शन समझनी है, टाइम एंड डिस्टेंस समझना है, इससे क्वेश्चन आता है बिल्कुल। रेशियो पता होनी चाहिए, यहाँ से तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, कहीं ना कहीं तरीके किसी ना किसी शिफ्ट में बनते ही हैं। और परसेंटेजेस तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, परसेंटेजेस आपको हर चीज़ में काम आएगी यहाँ पे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके CP FP MP दिया होगा, और मतलब एक चीज़ दी होगी, एक चीज़ निकालनी होगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग, एवरेज से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, एवरेज से क्वेश्चन मोस्टली हर बार आ रहा है, इस बार मैंने पिछले कुछ ट्रेंड्स में देखा है, एवरेज का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और बहुत सिंपल सा आता है कि जैसे दिया होगा कि अगर एक एवरेज है 50 और सबकी मतलब एक बंदा आया और हमको एवरेज बढ़ानी है, जैसे सपोज करो 5 स्टूडेंट्स की एवरेज दी होगी 50, उसने बोला एक न्यू स्टूडेंट ऐड हुआ और उसने एवरेज 5 से बढ़ा दी, तो फाइंड करो उस स्टूडेंट की वेट कितना था। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर ये यहाँ पे ना एक आपका ये CP SP MP से आता है, ओ सॉरी क्या बोलते हैं आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से आता है, ये इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग में ये क्वेश्चन आता है हर बार। और एक बोट बोट स्पीड एंड बोट का आ रहा है आपका, बोट की स्पीड और डिस्टेंस, ये जो होता है बोट। और एक आपका क्वेश्चन इससे भी आ रहा है आजकल, क्लॉक से, ये बहुत टारगेटेड एरिया है, क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया।
देखिए ये सब टॉपिक्स इसमें मेंशन नहीं है एग्जैक्टली, बट ये जो एक्सेट्रा लिखा है ना, ये है, ये कीवर्ड है। तो इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि खाली उतना आएगा। और बहुत रेयरली, बहुत कभी कभी किसी किसी शिफ्ट में थोड़ा डराने के लिए मेंसुरेशन दे देता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेंसुरेशन के ही पीछे पड़ जाओ और बोल दो कि मैं मेंसुरेशन पे पूरी पीएचडी करके चले जाऊंगा, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं। तो बहुत थोड़ा स्मार्टली स्टडी करना है, हर चीज़ में हाथ पैर नहीं डालने हैं, लेकिन बेसिकली इस तरीके से आपको कवर करना है। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस फॉर द फर्स्ट 5 यूनिट्स। और यहाँ से आप लगभग लगभग मान के चलो, अगर आपके 30 क्वेश्चन आते हैं तो ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जिनमें आपको एटलीस्ट 25+ स्कोर करना ही है। क्योंकि आपको भी पता है आगे आने वाली यूनिट थोड़ी खतरनाक है, हायर एजुकेशन पीपल एनवायरनमेंट, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। कुछ स्पेशल टिप्स भी दूंगा सेकंड वीडियो में, तो जाइएगा मत। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो पसंद आई हो तो अपना प्यार ज़रूर बरसाइएगा वीडियो के ऊपर। एंड एक चीज़ मुझे और बोलनी थी इसमें, कि अगर आपको कोई टॉपिक में रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस की नीड हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आई विल लेट यू नो फ्रॉम माई साइड वट एवर बेस्ट आई कैन डू। और तो अगर आपको कुछ भी इसमें दिक्कत लगे तो मेरा टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जैसा मैंने कहा, पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप मज़ा आया हो आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस, बाय।